चलो, गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करें। बोलो। अभी तो आवाज आ रही है ना? क्लियर। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर। गुड आफ्टरनून। अभी तो ज्वाइन होने में 5 मिनट लगेगा सभी को। तब तक कल का रिवीजन करते हैं। ठीक है, तब तक कल का रिवीजन करते हैं। तो मैंने कल बहुत सारी यूनिट लिखाई थी। ठीक है, बहुत सारी कल यूनिट लिखाया था मैंने तुम सभी को। उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो बताओ, मोमेंटम का मैंने क्या लिखाया था? मोमेंटम का यूनिट क्या था? सभी जल्दी से आप हाथ टाइपिंग पे ज़्यादा स्पीड में करना और बताओ मोमेंटम का यूनिट था। बोलो। सही है, सही है। ऋषिकेश सही है। साक्षी सही है। मृदुला सही है। श्रेया सही है। अनुजा सही है। ओम सही। चलो, जितनों ने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही। चलो, और बताओ डेंसिटी का क्या था? बोलो। किलोग्राम एंड डेंसिटी का किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, ये सही है सभी का। प्रतीक्षा सही है। निशात सही है। डेंसिटी किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। बहुत सही। सभी का सही जा रहा है। सही है। चलो, ये तो मैं इजी इजी वाला पूछ रहा हूँ, अब टफ पूछता हूँ। ये तो क्या है, इजी है जो हमने अभी तक पढ़े हुए हैं। अब जिसका सबसे जल्दी आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? बोलो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? यूनिट। अमृता, यूनिट। मैंने फॉर्मूला नहीं पूछा है। प्रतीक्षा, यूनिट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? हाँ, जी का यूनिट क्या होता है मृदुला? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी। चलो, सही है। अब अगला बताओ। एब्सोल्यूट, सॉरी सॉरी, ये अभी तुमको नहीं दिखाया, आज दिखाऊंगा। अगला बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अगला बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। हाँ ऋषिकेश, मैं समझ गया तुम्हारा। एम्पियर इंटू सेकेंड अपॉन कूलम। नहीं, गलत है निषाद। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, मैं चार्ज का नहीं पूछ रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। वो तो चार्ज का यूनिट था, कूलम। चार्ज का यूनिट क्या था? कूलम। जिसे हमने आई इंटू टी लिखा था। जिसे हम लोगों ने क्या लिखा था? आई इंटू टी। ठीक है।
तो हमारा यूनिट क्या आया था, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। बोलो क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। सभी लोग आ चुके हैं। चलो नेक्स्ट लिखो, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू नॉट से, जिसे हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू नॉट से। बोलो। और म्यू नॉट इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई के, 1/4 पाई के। यहाँ पर 4 पाई तो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और के क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। के क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इसलिए इसका यूनिट क्या बन जाएगा, म्यू नॉट का यूनिट यदि हम लिखना चाहते हैं तो यूनिट हो जाएगा 4 पाई, तो नंबर 4 पाई, पाई जिसका वैल्यू 22/7 लिखते हो तुम सभी, पाई। ठीक है, बोलो क्लियर है? बताओ सभी। कर लिया नोट? अब इसी के सेम और एक और क्वांटिटी आती है जो रहती है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएटिविटी। ये हमारे 12th क्लास के टॉपिक में आती है। ठीक है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक मिनट रुक जाओ, सॉरी 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 सॉरी, ये उल्टा हो गया। नाम थोड़ा सा मैं खुद गलत लिख गया। ये एब्सोल्यूट परमिएटिविटी होता है, ये एब्सोल्यूट परमिएटिविटी होता है, म्यू नॉट। सेकंड वाला फिर से, इसको थोड़ा सा सही कर लो, इसको सिर्फ थोड़ा सा सही करना है, परमिएटिविटी। और ये परमिएबिलिटी है। ये इस तरह से है, परमिएबिलिटी। ठीक है, उल्टे हो गए नाम, परमिएबिलिटी। इसे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू नॉट से। ऊपर वाला है परमिएटिविटी और नीचे वाला है परमिएबिलिटी। ऊपर वाला है परमिएटिविटी और नीचे वाला है परमिएबिलिटी।
फर्स्ट वाला है एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से ई बनाओ, ई और यहाँ पर ओ लगा दो छोटा सा, ये बन जाता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ठीक है, ऊपर वाला है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, नीचे वाला है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। नोट कर लिया? चलो अब सेकंड है म्यू नॉट। जैसे तुम लोगों ने ये सीखा होगा, कहाँ पर, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। देखो यू बनाओ और यू को यहाँ पर थोड़ा सा लंबा करके इस तरह से आके नीचे क्या रख दो, ओ, तो ये बन जाता है म्यू नॉट। हाँ, क्लियर है? तो इसका यूनिट होता है, इसका फॉर्मूला रहता है सी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सी क्या होता है? सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एब्सोल्यूट परमिएटिविटी, एब्सोल्यूट परमिएटिविटी, परमिएटिविटी। दोनों का तुम्हें यूनिट पता है, तो म्यू नॉट का जो यूनिट आता है, यूनिट इज इक्वल टू, सी तो होता है स्पीड, यानी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, अपॉन सी स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? तो यदि इसका यूनिट यहां से लिखना है तो क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर आएगा मीटर की पावर 4, मीटर की पावर 4 इंटू न्यूटन, मीटर की पावर 4 इंटू न्यूटन अपॉन सी स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, सी स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। कर लिया? लास्ट पार्ट नहीं आया समझ में? देखो ये कैसे दिया हुआ है, मीटर अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड में, हाँ मीटर की पावर 4 है, मैं समझा रहा हूँ कैसे। देखो यदि तुम इसको लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ इसको, अपॉन सी स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब तुम्हें ये दिख रहा होगा ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, क्या है फॉर्मूला बनता है? ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। बोलो क्लियर है ये बात? तो फॉर्मूला क्या बनता है? ए डी अपॉन बी सी। ठीक है, अब समझ में आ गया पार्थ? क्लियर है? M4 कैसे? यहाँ पर क्या मीटर की पावर 2 है, यहाँ पर भी मीटर की पावर कितनी है? 2, और क्या यहाँ पर भी मीटर की पावर 2 है, तो मीटर की पावर 2 और मीटर की पावर 2, क्या मीटर की पावर 4 हो जाएगी? देखो मैंने क्या किया, जो फॉर्मूला आया मैंने उसको ऐसे यूज कर लिया कि
अपॉन मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यहां तक तो क्लियर है इशिता? ठीक है, तो अब क्या हुआ, क्या इसको मैं लिख सकता हूं मीटर स्क्वायर अपॉन इंटू सेकेंड की पावर -2 अपॉन कूलम्ब स्क्वायर इंटू न्यूटन की पावर -1 और मीटर की पावर -2। लिख सकता हूं ऐसे। अब यदि ये ऊपर जाता है तो यहां पर देखना क्या आएगा, मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन इंटू सेकेंड की पावर -2 इंटू कूलम्ब की पावर -2। तो क्या ये मीटर की पावर 4 हो गया? मीटर की पावर कितना? 4। न्यूटन की पावर 1। और यदि माइनस को हम नीचे ले जाते हैं, हाँ स्टार्टिंग में मैंने वही किया था, डायरेक्ट रेसिप्रोकल करके कर दिया था। क्लियर है अब? अभी इसका यूनिट थोड़ा सा और चेंज हो सकता है। यदि तुम न्यूटन को लिख दो, यदि तुम न्यूटन को क्या लिख दो, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो तुम्हारे पास सी स्क्वायर आ रहा है इसको लिख दो एम्पियर इंटू मीटर का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख दो, एम्पियर इंटू मीटर का होल स्क्वायर। तो ये चेंज हो जाता है। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ते हैं। बोलो क्लियर है? बताओ। चल, तो मैं ये सब यूनिट इसलिए क्योंकि अभी हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे कल से डायमेंशन, कल से हम डायमेंशन वाले हैं, तो वहां पर जो तुमने यूनिट पढ़ी है ना उन्हीं से मैं सारी डायमेंशन जनरेट करा दूंगा। जितनी हम लोग यूनिट पढ़ेंगे उन्हीं से सारी डायमेंशन जनरेट होंगी। ठीक है, चलो अब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इसे रिप्रेजेंट करते हैं बी से। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। और इसका यूनिट होता है टेस्ला। इसका यूनिट क्या होता है? टेस्ला। ठीक है, बोलो। मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? बी से। इसका यूनिट क्या होता है? टेस्ला। टेस्ला इसका यूनिट है। टेस्ला इसका यूनिट है। ठीक है, टेस्ला के साथ और कुछ नहीं आता है। ऑरस्टेड था, ऑरस्टेड साइंटिस्ट था जिसने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ बताया था।
इसकी यूनिट ओरस्टेड नहीं होती है, ओरस्टेड हम इसकी यूनिट नहीं लिखते हैं, इसकी ऐसा यूनिट टेस्ला होती है। फिर एक इसकी यूनिट और गॉस भी होती है। इसकी यूनिट टेस्ला भी होती है और गॉस भी होती है। ये तो ऐसा ही यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट होती है। ऐसा ही यूनिट, और ये कौन सी यूनिट होती है? सीजीएस। ठीक है। तो क्या करें, क्लास नहीं ले हैं? बोलो। वेदर तो ऐसा ही हो रहा है, वेदर तो कंटिन्यूसली ऐसा ही हो रहा है, लेजीनेस तो आना ही है। देखो यह बात तो है, ये वेदर ऐसा ही है, इसमें थोड़ा सा लेजीनेस आता है। हम आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, मैं आराम से धीरे धीरे बढ़ा के आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है। दोपहर को आता है, हाँ बात तो सही है। लेकिन अभी क्या करें, हम सभी टीचर का क्लास लगा हुआ है मॉर्निंग में, तो इसलिए तुम्हारा क्लास आफ्टरनून से लगाया है। चलो कोई नहीं, परेशान हो तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हम लोग आराम से हंसते हंसते पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। नहीं, मुझे लेजीनेस अब नहीं आता है। इशिता, यदि तुम इम्पार्टस पे देखोगे तो तुम्हें लेक्चर मिल जाएगा, फिजिक्स का लेक्चर इम्पार्टस पे तुम्हें अपने आप दिख जाएगा कि फिजिक्स का ये रहा हमारा लेक्चर। इम्पार्टस पे जाओ, वहां पर तुम्हें वीडियो लेक्चर दिखाई देंगे और लेक्चर्स में जाके देखना, तुम्हें फिजिक्स के लेक्चर दिख जाएंगे। ठीक है। चलो, हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। एक क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लक्स को हम ऐसा, इसका साइन होता है फाई। ऐसे एक है, क्या बनाओ, एलिप्स बनाओ और एलिप्स के अंदर क्या रख दो? एक डंडा। तो फाई, इसका यूनिट होता है वेवर। इसका यूनिट क्या होता है? वेवर। ठीक है, नोट करो, यहाँ तक नोट करो। हो गया सभी का नोट? चलो, अब आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, एक क्वांटिटी होती है स्ट्रेस। एक कौन सी क्वांटिटी है? जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है बताओ? बोलो, स्ट्रेस क्या होता है? बताओ सभी। जो हमारे दिमाग को आता है वो स्ट्रेस होता है। क्यों? टेंशन, हाँ बिल्कुल सही, वही चीज क्या कहलाती है? स्ट्रेस। रियल में यही मीनिंग है स्ट्रेस का, कि जो हमारे दिमाग को टेंशन आती है वही हमारे लिए क्या बन जाता है? स्ट्रेस। जो हमें दिमाग को क्या आता है? टेंशन आता है, वही क्या बन जाती है? स्ट्रेस। लेकिन फिजिक्स में स्ट्रेस अलग होता है। फिजिक्स में स्ट्रेस होता है फोर्स
पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस का यूनिट होता है एफ अपॉन ए, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब ऐसे ही एक और चीज आती है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या रहता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चलो अब ये काम मैं तुम्हें अभी सभी को देता हूं, इसका यूनिट बताओ। स्ट्रेन का यूनिट क्या होगा? स्ट्रेन का यूनिट क्या होगा? बताओ सभी, सभी को ये काम है, बताओ अभी। स्ट्रेन का यूनिट क्या होगा? एक आंसर आया है मीटर, एक आंसर आया है नो यूनिट, दो आंसर आए हैं। 50 लोग हैं टोटल मुझे काउंट करके। देखो कितनों का आंसर आता है। 3, 4, इक्वल चल रहा है अभी 4 लोगों में, 2 का नो यूनिट, 2 का मीटर। चलो 5, 6, ओहो अभी भी इक्वल। अब मीटर वाला ज्यादा नहीं, अभी नो यूनिट बराबर बराबर, 4 4 का बोट। नो यूनिट नो यूनिट, यानी 6 4 हो गए। वाह क्या बात है। 9 10, 11 10, 11 11 हो गए, 12 13 13 11। और बताओ सभी, बाकी लोग भी रिप्लाई करो। 15, 15 14 हुए हैं अभी। और बताओ, 15 15 हो गए, इक्वली वोट। 18 15 हो गए, 17 15। हाँ मैं वो बना सकता हूँ। चलो बहुत अच्छा। अब एक बात बताना, चेंज इन लेंथ का मीनिंग क्या है? क्या चेंज इन लेंथ, क्या अभी भी सपोज करो पहले लेंथ थी 5 मीटर, बाद में कितनी हो गई? 6 मीटर। क्या चेंज इन लेंथ आई हमारी 1 मीटर? चेंज इन लेंथ कितनी आई? 1 मीटर। क्या चेंज इन लेंथ का यूनिट अभी भी मीटर ही रहा? बोलो। चेंज इन लेंथ का अभी भी यूनिट क्या रहा? मीटर। और क्या ओरिजिनल लेंथ का भी यूनिट मीटर ही होगा? बोलो क्लियर है? तो क्या मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो ये कैसा बन जाता है? यूनिट लेस। ये क्या बन जाएगा? यूनिट लेस। बोलो क्लियर है? बताओ सभी, कैसा बन गया? यूनिट लेस, यानी इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। चलो और पूछता हूं ऐसे ही। एक नाम सुना है सभी ने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने पढ़ाया है सभी को? जो लोग 17 से पहले क्लास में होंगे उनको मैंने ये पढ़ाया होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये कैसा होगा? इसका यूनिट बताना। बोलो इसका यूनिट बताओ सभी। सिर्फ 6 लोगों का आंसर आया है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 लोगों का आंसर आया। 20। मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर है? तो कैसा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? क्या यूनिट लेस?
बोलो, क्या हम तक हमने कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जितने भी क्वेश्चन किए हैं, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम लोगों ने कभी भी यूनिट नहीं लिखा? बोलो क्लियर है सभी को? पक्का? चलो नोट करो सभी, सभी नोट करो। कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक आता है यंग्स मॉड्यूलस। नाम सुन लेना सभी अच्छे से। 11th में मैं जो जो नाम सुना रहा हूँ, जिनके बारे में मैं थोड़ा भी अच्छा बता रहा हूँ ना, ये सब 11th में यूज होंगे। ये सारी चीजें मैं 11th में पढ़ाऊंगा। यंग्स मॉड्यूलस क्या रहता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस कैसा होता है? स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है? क्या न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर? स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और क्या स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस? तो क्या जो यंग्स मॉड्यूलस है, जिसे हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वाई से। तो इसका यूनिट क्या आता है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर? इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल वाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल वाई। ठीक है, चलो और देखना। ऐसे ही एक और चीज आती है, वो आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। एन बनाओ, एन को थोड़ा सा नीचे लंबा ले जाओ। क्लियर है? इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईटा से। अब ईटा इज इक्वल टू, अब एक फॉर्मूला होता है, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। एफ क्या यहाँ होता है? यहाँ पर फोर्स। एफ क्या होता है यहाँ पर? फोर्स। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा तो क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आर डिस्टेंस, 6 है वो, 6 एक नंबर है। ये तो 6 है ना, 6 तो एक नंबर है। हाँ 6 है ऋषिकेश। आर होता है रेडियस और वी होता है वेलोसिटी। वी क्या होता है? वेलोसिटी। तो क्या मैं यहाँ से फॉर्मूला लिख सकता हूँ? ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन 6 पाई आर वी। पाई ऐसे क्या बनता है? पाई। तुम लोग पाई कैसे बनाते हो? पाई तो हमेशा ऐसे ही रहता है ना। ईटा यही तो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा क्या है? एन नहीं है वो, मैंने पहले ही कहा था। विस्कोसिटी से रियल में क्या होता है? जब भी हम बात करते हैं लिक्विड के बारे में, बता देता हूँ विस्कोसिटी पर क्या बात रहती है। जब भी हम बात करते हैं लिक्विड के बारे में, तो तुमने देखा होगा लिक्विड की लेयर एक दूसरे पर स्लाइड करती है। लिक्विड की लेयर एक दूसरे पर स्लाइड करती है और उसकी वजह से वो एक दूसरी सरफेस पर क्या अप्लाई करती हैं? फोर्स। एक दूसरी सरफेस से क्या अप्लाई करती हैं? फोर्स। क्लियर है? तो हम फाइंड आउट करते हैं कौन सा लिक्विड, जैसे देखा होगा, नहीं, हम यदि बात करते हैं, तुमने यदि हम कभी भी समुद्र में देखा है, यदि देखा होगा रिवर में भी थोड़ा बहुत दिखता है। जैसे तुम देखोगे तो ऊपर का जो वाटर है वो आसानी से क्या करता रहता है? मूवमेंट करता रहता है। यदि तुम समुद्र में देखोगे तो ऊपर का वाटर आसानी से क्या करता रहता है? मूवमेंट करता रहता है।
और तुम उसी में डाउनवर्ड मूव करते जाओगे तो तुम्हें दिखा वाटर धीरे धीरे रेस्ट पर आता जाता है। वाटर धीरे धीरे क्या होता है, रेस्ट आता जाता है। तो वो रियल में क्या होता है, वाटर की एक सरफेस दूसरी सरफेस पर फोर्स अप्लाई करती है उसको रोकने के लिए। वही फोर्स कहलाता है विस्कस फोर्स। जो लिक्विड लेयर एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करती हैं वही क्या कहलाता है, विस्कस फोर्स। और कितना फोर्स अप्लाई कर पाएंगी या कितना ज्यादा वो इफेक्टिव रहेगा वो हम पता करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से। वो किससे पता करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यदि मैं बात करता हूं, एक बात करता हूं शहद का यानी हनी का, और एक बात करता हूं वाटर का, तो सिंपल बताओ, हनी और वाटर में से किसके लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा। एक मैं किसका बात करता हूं, हनी का, और एक किसका बात करता हूं, वाटर का। किसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होता है, हनी का या विस्को वाटर का? बोलो, क्या वाटर का कम होना चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताता है कि कितना इफेक्टिवली वो उसको रोक सकता है। ठीक है, तो किसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होना चाहिए, हनी का, क्योंकि हनी आसानी से मूव नहीं करता। समझ में आ रही है बात? हनी आसानी से मूव नहीं करता तो हनी का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोस ज्यादा होता है। क्लियर है? तो यहां से यदि मैंने लिखा, हाँ हनी डेंस होता है ना, तो उसके पार्टिकल उन पर एक दूसरे पर ज्यादा फोर्स अप्लाई कर पाते हैं। उनके जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे पर क्या कर पाते हैं, ज्यादा फोर्स अप्लाई कर पाते हैं। तो उसी की वजह से तो उसका विस्कस फोर्स बढ़ा। क्लियर है? अब इसका यूनिट बताओ। अब इसका यूनिट बताओ, एफ का यूनिट तुम्हें पता है? एफ का यूनिट फोर्स का पता है, रेडियस का पता होता है क्या होती है, वेलोसिटी का यूनिट पता है। तो बताओ ईटा का यूनिट क्या आएगा? न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही। न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, और तुम्हारा भी सही है, तुम्हारा सही है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं पॉइजुली, जिसे मैं और क्या बोल देता हूँ, पॉइजुली, जिसे मैं क्या बोलता हूँ, पॉइजुली। POISEULLIE, POISEULLIE, पॉइजुली। ये इसका ऐसा यूनिट है, ये इसका क्या होता है, ऐसा यूनिट। बोलो क्लियर है? बताओ सभी को क्लियर? ये तो इसका ऐसा यूनिट है, और इसका एक सीजीएस यूनिट भी होता है जिसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, पॉइज, POISE, POISE।
ठीक है, इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? पॉइज। ये भी नोट कर लो सभी। कर लिया? चलो अब आगे देखना। ये तो हो गया हमारा बात इस पर। आगे बढ़ते हैं। एक मैं लिखाता हूं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट बताना सभी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है बताओ सभी। ये तो पढ़ा हुआ है, जैसे हम या तो एफ से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर न्यू से, या फिर मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? न्यू से। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी रियल में क्या रहता है? 1/टाइम पीरियड। इसका यूनिट क्या होगा? 1/सेकेंड, जिसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। 1/सेकेंड, जिसे या और क्या बोल सकते हो यूनिट में? हर्ट्ज। HERTZ, जिसका सिंबल क्या होता है? HZ। बोलो क्लियर है? ठीक है, ये क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। अब ऐसे ही नेक्स्ट एक और पूछता हूं, उसका भी बताना सभी। वेवलेंथ। वेवलेंथ का यूनिट क्या होगा? मैंने इसका डेफिनेशन लिखाया है सभी को, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। वेवलेंथ, जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट क्या होगा? इसे मैं रिप्रेजेंट लैम्डा से करता हूँ, लैम्डा इसका यूनिट नहीं है। इसका यूनिट होता है मीटर। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर, या इससे रिलेटेड कोई भी यूनिट हो सकता है जो डिस्टेंस को मेजर करने के काम आएगा। हाँ, नैनोमीटर भी हो सकता है, एंगस्ट्रॉम भी हो सकता है, माइक्रोमीटर भी हो सकता है। ठीक है, बोलो क्लियर है? वो सब लेंथ की यूनिट है। नैनोमीटर, मीटर, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये सब किसकी यूनिट है? लेंथ की। तो मैं अभी जनरल बात कर रहे हैं, तो जनरली इसका यूनिट क्या हो सकता है? मीटर। बोलो क्लियर है? चलो, अब एक चीज और, एक दो पॉइंट और सुनना, याद होने चाहिए, जैसे लिखा रहा हूं वैसे ही। मास ग्रेडियंट। मास ग्रेडियंट। अब यदि किसी भी शब्द के पीछे, जैसे मास हो, लेंथ हो, टाइम हो, कुछ भी हो, यदि उसके पीछे एक वर्ड ऐड हो जाता है ग्रेडियंट, उसका मीनिंग होता है वो यूनिट पर यूनिट लेंथ। गिवन यूनिट पर यूनिट लेंथ। जैसे मास ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ। बोलो क्लियर है? मास ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ। तो यदि इसे रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे आएगा? M/L। M/L। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा? किलोग्राम पर मीटर। किलोग्राम पर मीटर। बोलो समझ में आ रहा है? जब भी तुम्हें कोई क्वांटिटी गिवन हो जिसके पीछे क्या लगा हुआ रहे? ग्रेडियंट, तो उसका सिंपल मीनिंग क्या होता है? वो गिवन क्वांटिटी पर यूनिट लेंथ। वो गिवन क्वांटिटी पर यूनिट लेंथ। एग्जाम्पल फॉर मैंने क्या दे दिया? मास ग्रेडियंट। उसका मतलब क्या हो गया? मास पर यूनिट लेंथ। बोलो क्लियर है सभी को? आया समझ में? पक्का? चलो,
नेक्स्ट लिखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका मैं पूरा डेफिनेशन के साथ लिखा रहा हूं। इसे क्या बोलते हैं? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इसे रिप्रेजेंट करते हैं एस से। इसका डेफिनेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज the temperature of a substance, to increase the temperature of a substance having mass unit kg, having mass unit by 1 degree Celsius, unit kg by 1 degree Celsius is called specific heat capacity of that substance. Specific heat capacity of that substance, of that substance substance। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो यहाँ से आता है एस स्पेसिफिक हीट Q अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, Q अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। Q क्या रहता है? एनर्जी बोल दो या हीट बोल दो। Q को क्या बोल सकते हो? एनर्जी या हीट। एम क्या रहता है? मास। एम क्या रहता है? मास। और डेल्टा टी क्या रहता है? चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। तो यदि हम इन सब का यूनिट लिख देते हैं तो हमारा इसका यूनिट क्या आ जाता है? इसका यूनिट आता है जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन। बोलो क्लियर है? बताओ क्या आप क्लियर हो गया? या केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। बोलो क्लियर? बताओ। चलो नोट करो। सभी नोट करो। कर लिया सभी ने? चलो एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो मैंने तुम्हें लगा दिया एस, एक होता है हीट कैपेसिटी। हाँ नोट करो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्या होता है? हीट कैपेसिटी। एक क्या होता है? हीट कैपेसिटी जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। ठीक है।
तो जिन्होंने नोट कर लिया वो नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हो, हीट कैपेसिटी। जिन्होंने नोट कर लिया नेक्स्ट हेडिंग क्या डाल सकते हो, हीट कैपेसिटी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। चलो इसे रिप्रेजेंट करते हैं सी से, कैपेसिटी तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। क्या रहती है इसकी डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड amount of heat required to increase the temperature of any substance, increase the temperature of any substance by 1 degree, by 1 degree Celsius is called heat capacity, is called heat capacity। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, सी से। तो Q इज इक्वल टू होता है सी डेल्टा टी। तो यहाँ से C इज इक्वल टू क्या आता है, Q अपॉन डेल्टा टी। Q क्या होती है, हीट या एनर्जी बोल सकते हो, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। Q क्या रहता है, हीट या एनर्जी, और डेल्टा टी क्या रहता है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो इसलिए इसका यूनिट क्या आता है, जूल पर डिग्री सेल्सियस। इसलिए इसका यूनिट क्या आता है, जूल पर डिग्री सेल्सियस और जूल पर केल्विन। बोलो क्लियर है सभी को, बताओ क्लियर है सभी को। चलो नोट कर लो, नोट कर लो सभी। ठीक है चलो, अब नेक्स्ट हेडिंग डालना सभी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन, नेक्स्ट हेडिंग डालो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन, फ्यूजन एंड वेपराइजेशन, या फिर एंड की जगह लिख लो और वेपराइजेशन, और वेपराइजेशन। ठीक है चलो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन क्या होता है कि ये होती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड टू मेल्ट और वेपराइज, टू मेल्ट और वेपराइज प्राइज 1 kg of a substance, 1 kg of a substance, substance at its melting point or boiling point, at its melting point
और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। देखो मैं बता रहा हूँ क्या होता है कि अभी हम लोगों ने सभी ने सुना होगा, देखा भी होता है कि वाटर कितने डिग्री पर बॉयल होता है, 100। यदि हम बिल्कुल प्योर वाटर लेते हैं तो प्योर वाटर के सभी पार्टिकल पहले कहाँ पर पहुंचते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर, और फिर कंटिन्यूसली उसी टेम्परेचर पर वो कन्वर्ट होते हैं किस में, वेपर में। बोलो पता है सभी को? पढ़ा है ना सभी ने, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। उसका रियल मीनिंग क्या है कि वाटर के उस टाइम सारे पार्टिकल कितने पर है, 100 डिग्री पर, और वो कन्वर्ट किस में होंगे, 100 डिग्री की स्टीम में, 100 डिग्री की स्टीम में। क्या उस टाइम पार्टिकल ने अपना स्टेट चेंज किया? उस टाइम पार्टिकल ने अपना क्या चेंज कर लिया, स्टेट। पहले कौन सी स्टेट में थे, लिक्विड, बाद में किस में पहुंच गए, वेपर। तो क्या अपनी स्टेट चेंज करने के लिए उन्हें हीट रिक्वायर्ड होती है? अपनी स्टेट चेंज करने के लिए उन्हें किसकी रिक्वायरमेंट है, हीट की। वही किसके नाम से जानी जाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट द मेल्टिंग पॉइंट जो हीट का रिक्वायरमेंट होता है वो कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बोलो बात समझ में आ रही है सभी को? बताओ, क्या बात सभी को क्लियर हो गई? दोबारा से रिपीट करूं, देखो सुनो। रियल में क्या होता है कि जब हम बात करते हैं वाटर का, तो तुम्हें पता है वाटर मेल्ट भी हो जाता है 0 डिग्री पर, और बॉयल होता है 100 डिग्री पर। तो तुम लोग क्या बोल देते हो, 0 डिग्री इज द मेल्टिंग पॉइंट और 100 डिग्री इज द बॉइलिंग पॉइंट, यही बोलते हैं हम इन केस ऑफ वाटर, प्योर वाटर, प्योर के केस में। 0 डिग्री इज मेल्टिंग पॉइंट और 100 डिग्री सेल्सियस इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बोलो। अब 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट होने का मतलब क्या है कि 0 डिग्री पर जितने भी सॉलिड पार्टिकल हैं या जितने भी आइस के सारे पार्टिकल हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे, 0 डिग्री की आइस से 0 डिग्री के वाटर में। तो यहाँ पर पार्टिकल अपनी फेज चेंज करते हैं, सॉलिड से किस में जा रहे हैं, लिक्विड। सॉलिड से किस में जा रहे हैं, लिक्विड में। तो जब भी पार्टिकल अपनी फेज चेंज करते हैं तो फेज चेंज करने के लिए उन्हें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, तो वही कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बोलो क्लियर? ऋषिकेश, निषाद। चलो, तो जब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन, लेट हीट ऑफ फ्यूजन आती है एल एफ से। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, एल एफ से। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आती है एल वी से। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है एल वी, एल वी। और इनका फॉर्मूला क्या रहता है, Q इज इक्वल टू एम एल एफ और Q इज इक्वल टू एम एल बी। तो इनका यूनिट जो आता है वो आता है जूल पर केजी। यूनिट क्या आता है, जूल पर केजी। बोलो क्लियर? बताओ, क्लियर है सभी को? बोलो, यदि क्लियर है तो नोट कर लो, यदि सभी को क्लियर है तो नोट कर लो।
कर लिया नोट? बोलो। हो गया? चलो, हाँ नोट करो आराम से। चलो, और देखना सभी। देखो, एक होता है वीन्स कांस्टेंट। जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे होते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में हमें जो होता है वीन्स कांस्टेंट, WIEN, वीन्स कांस्टेंट, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। और बी इज इक्वल टू होता है लैम्डा इंटू टी, लैम्डा एम इंटू टी। टी होता है टेम्परेचर और लैम्डा होता है वेवलेंथ, WIEN, WIEN, वीन्स कांस्टेंट, जिसे हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट पढ़ा था ना, ऐसे यहाँ पर ये पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, वीन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर इंटू केल्विन, मीटर इंटू केल्विन। बोलो क्लियर? नोट कर लिया? अब एक और आता है यूनिट, वो रहती है हमें फाइंड आउट करना है इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, जिसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कैपिटल आई से। जिसे मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? कैपिटल आई। और कैपिटल आई इक्वल टू रहता है पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया। ठीक। तो इसलिए जब आई का फॉर्मूला लिखा जाता है तो आई इक्वल टू होता है पी अपॉन ए, पी अपॉन ए। तो पावर का यूनिट वॉट और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो जाता है? वॉट पर मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? नोट करो सभी। नोट करो। चलो, अब नेक्स्ट लिखना गैस कांस्टेंट। नेक्स्ट क्या लिखोगे? गैस कांस्टेंट।
हाँ, इस सेक्शन में या इस चैप्टर में हम सिर्फ यूनिट पढ़ते हैं और डायमेंशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो गैस कांस्टेंट। नेक्स्ट क्या लिखो? गैस कांस्टेंट। अब गैस कांस्टेंट, तुम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा होगा, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। बोलो, सीखा है? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पर पी होता है प्रेशर, वी होता है वॉल्यूम, वी क्या होता है? ठीक है, चलो हम नई सी चीज बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो ये होता है गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। केमिस्ट्री में इसका बहुत यूज आता है, केमिस्ट्री वाले सर तुमको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे इसे। तुम्हें आइडियल गैस भी पढ़ाया जाता है, रियल गैस भी पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री में। हमारे में सिर्फ कभी कभी यूज आता है फिजिक्स में, तो इसलिए मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी क्या है? प्रेशर। एन वी क्या है? वॉल्यूम। एन क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल। आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट। और टी क्या होता है? टेम्परेचर। गैस कांस्टेंट और टी क्या होता है? टेम्परेचर। ठीक है, तो यदि यहां से तुम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो आर इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी। आर इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी। बोलो, क्लियर है? ठीक है, चलो ठीक है। पीवी अपॉन एन टी, पी तो क्या है? प्रेशर। क्या प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब अपॉन मोल इंटू टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। तो ये क्या आ गया? न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मोल इंटू केल्विन। यानी कि और लिख सकता हूँ, न्यूटन इंटू मीटर को लिख देता हूँ जूल पर मोल पर केल्विन। जूल पर मोल पर केल्विन, नोट करो इसे। कर लिया नोट? चलो ठीक है, आगे बढ़े। ये तो हो गया गैस कांस्टेंट का। हमने किसका पढ़ लिया? गैस कांस्टेंट का। और सिखाता हूं, और एक आता है कैपेसिटेंस। एक क्या आता है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस रियल में क्या है? तुम लोगों ने सभी ने देखा होगा, यदि तुमने, एक बात बताओ, सभी ने फैन देखा है? फैन देखा है ना सभी ने? तो फैन के साथ तुमने यहाँ पर, जब हम इसमें देखते हैं, ऐसे एक ये रहता है पार्ट फैन का, इधर तो इसके साथ ऐसे विंग्स रहती हैं ये। ठीक है, ये इस तरह से फैन के तीन डिफरेंट डिफरेंट विंग हो गए। और फैन के साथ यहाँ पर इस तरह से अटैचिंग के लिए, और यहाँ पर उसके साथ एक छोटा सा पार्ट इस तरह से एक प्लास्टिक में बंधा हुआ रहता है, जिससे दो वायर फैन से कनेक्ट होते हैं। ऐसे एक प्लास्टिक का पार्ट रहता है। बोलो, देखा है सभी ने? बताओ। तो यही पार्ट जो होता है ये कैपेसिटर होता है, जिसे हम बोलते हैं कंडेंसर। जिसे हम क्या बोलते हैं? कंडेंसर। स्विच नहीं होता है ओमकार, स्विच नहीं होता है यहाँ पर।
एक अलग से इस तरह से कंडेंसर टाइप का रहता है, इस तरह से उससे दो वायर अटैच रहते हैं, फैन से वो अटैच होता है। ठीक है, और रियल में क्या होता है कि यही हमारे फैन को बहुत सही से काम कराने के आता है, जो हम इससे फैन से कंट्रोल करते हैं ना रेगुलेटर की हेल्प से, कि फैन की स्पीड डिक्रीज करनी है, इंक्रीज करनी है। हाँ, मोटर में भी यूज होता है, मोटर के साथ भी देखा होगा तुम्हें। ठीक है, तो उसी जो कंडेंसर रहता है ना, उसी से रिलेटेड एक आता है कैपेसिटर, उसी कंडेंसर को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। अब उसी से एक यूनिट आती है, वो आती है कैपेसिटेंस, सी, कैपेसिटेंस। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। तो सी इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला आता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सी इज इक्वल टू आता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए होता है एरिया, एप्सिलॉन नॉट मैंने तुम्हें बताया हुआ है एब्सोल्यूट परमिएटिविटी। ये क्या होता है, एरिया। एप्सिलॉन नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिएटिविटी, परमिएटिविटी विटी। और डी होती है डिस्टेंस। यदि तुम इन सब का यूनिट लिखते हो, तो जो इसका यूनिट आता है वो आता है एरिया का, तो मीटर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट का कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो मीटर स्क्वायर से तो मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो इसका यूनिट आता है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर। क्या बोलते हैं, फैरेड, FARAD, फैरेड। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैरेड, FARAD। बोलो क्या है। बोलो, क्लियर, क्लियर हो। चल, एक दो और लिखा देता हूँ और ये लगभग हमारी खत्म हो जाएंगी। एक दो और लिखा देता हूँ, उसके बाद इतना की हमारी जरूरत होती है, फिर हम धीरे धीरे चैप्टर के सारी चीजें सीखते जाते हैं। एक दो और लिख लो, एक लिख लो करंट, एक क्या लिख लो, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, और वो रहती है करंट पर यूनिट एरिया। क्या होता है, करंट डेंसिटी यानी करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, एक लिखो करंट डेंसिटी मीन्स करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। इसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट का यूनिट आई अपॉन एरिया, ए, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। ये यूनिट होता है किसका, करंट डेंसिटी का। ठीक है, चलो यहाँ तक लिया सभी ने। अब कोई एक बताओ, मैंने टोटल कितनी यूनिट तुम्हें लिखा दी है, कोई एक बताओ मैंने टोटल कितनी यूनिट लिखा चुका हूँ। अप्रोक्सीमेटली 55 लिखा दी होंगी, 45 लिखा चुका हूँ। बहुत सही।
तो ये ऐसी यूनिट है जो हमारे काम में जनरली आती है। ये ऐसी यूनिट है जो जनरली हमारे काम में हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे। तुम्हें सारी यूनिट जितनी मैं दिखाया हूँ सभी का धीरे धीरे ही जाता जाएगा। बोलो क्लियर है? चलो, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कल की क्लास में। आराम से जाओ, अभी 15 12 13 मिनट बाकी है, रेस्ट करो। फिर अगला क्लास 5 बजे से होगा। आधा घंटा है, आराम से ब्रेक लो। ठीक है, आराम से नाश्ता करो, फिर इवनिंग में आराम से जिसको चाय अच्छा लगता है वो चाय पियो आराम से जाके। ठीक है, बाय। चलो, पापा आपको शांति नहीं